Yes, students, our chapter is Rise of Nationalism in Europe, Part 3. अभी तक हमने देखा कि यूरोप के जो कंट्री थे, उन यूरोप के कंट्री में एक नया कंसेप्ट डेवलप हो रहा था जिसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं। कंजर्वेटिज्म को मानने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कंजर्वेटिव्स कहलाते थे, और कंजर्वेटिव्स का मानना था कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने कंट्री हैं वो सभी कंट्री पुवर्टी के लिए काम करें, पुवर्टी को कम करने के लिए काम करें, उसके अलावा प्रॉपर्टी के लिए रूल बनाया जाए, और मोनार्की है जो हेरिडिटरी ऑफ मोनार्की है उन सभी चीज़ों को देखा जाए। तो इसके अलावा साथ साथ कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा मिल रहा था, और उसी के साथ साथ यूरोप के जो और कंट्री थे उनका यूनिफिकेशन भी हो रहा था नेशनलिज्म के साथ साथ। और नेशनलिज्म होने के बाद में यूरोपियन कंट्री ने कुछ रिग्रेशन टाइम पीरियड को भी देखा, जैसे फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, और इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पेरिस की सड़कों पे इकट्ठे हो गए, और सरकार की जो नीतियां थी उनका विरोध किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और जो महंगाई बढ़ रही है उस पर एक रोक लगाई जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए धीरे धीरे प्रोटेस्ट भी चालू हुआ। तो एक तरफ तो नेशनलिज्म बढ़ा, और नेशनलिज्म के एज ए रिजल्ट जितने भी यूरोपियन कंट्री कॉन्टिनेंट के कंट्री थे तो वो धीरे धीरे अपना यूनिफिकेशन कर रहे थे, और उसमें यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जैसे जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, वो सभी जो पहले अलग अलग एरियाज में अलग अलग पोर्शन में डिवाइड थे उनका धीरे धीरे यूनिफिकेशन हो रहा था, और इटली एक यूनिफाइड कंट्री बन गया, जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री बना, और फ्रांस एक यूनिफाइड कंट्री बना। उसी के साथ साथ अर्ली 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में एक नया कानून बनाया गया, और नया कानून बनाने के बाद में आयरलैंड और स्कॉटलैंड, पहले स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का हिस्सा बनाया गया, और उससे एक यूनाइटेड किंगडम बना जिसको कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहने लगे। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड और उसके साथ साथ स्कॉटलैंड को जोड़ा गया, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड ने आयरलैंड पे भी कब्जा कर लिया, और आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा बना दिया गया। तो नेशनलिज्म से यूनिफिकेशन हुआ, और यूनिफिकेशन के होने के कारण धीरे धीरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्री जैसे कि इंग्लैंड, उन्होंने अब अपने कंसेप्ट को चेंज कर लिया, अपनी फिलॉसफी चेंज किया, और ये इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़े, और इंपीरियलिज्म के परिणाम स्वरूप वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, जो कि 1914 से लेके 1918 या 1919 तक लड़ा गया। और ऐसा मान लीजिए कि जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ तो यूनिफिकेशन कर रहे थे, और यूनिफिकेशन के साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड के और देश थे उनके साथ में भी वार चालू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा एरिया बढ़ जाए और हमारा कंट्री और ज़्यादा बड़ा हो जाए। जिसमें कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का भी हम जब नाम लेते हैं तो हमें पता लगता है कि एडोल्फ हिटलर ने कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार को बढ़ावा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जर्मनी का एरिया बढ़ जाए, जर्मनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, और जर्मनी का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। तो जिसके परिणाम स्वरूप पूरे वर्ल्ड को जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ धकेल दिया। उसी के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के आसपास, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कंट्री इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, तो अंग्रेजों ने इंडिया पे भी राज कर लिया, और लगभग 200 सालों तक हमें अंग्रेजों की गुलामी को सहन करना पड़ा। तो जहाँ जहाँ इंग्लैंड का प्रभाव था उन सभी एरिया में इंग्लैंड ने उन सभी को धीरे धीरे गुलाम बनाना चालू किया, उन पर अपना अधिकार जमाना चालू किया, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, और हम एक अलग पृथक राष्ट्र के रूप में विकसित हो पाए। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अलग अलग कंट्रीज थे वो पहले छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड थे, उनमें मोनार्किकल सिस्टम था। जब नेशनलिज्म आया तो इनका नेशन स्टेट के कंसेप्ट को इन्होंने यूज़ किया, और धीरे धीरे इन्होंने अपना यूनिफिकेशन किया। आज जब हम अपना वर्ल्ड मैप देखते हैं
तो हम इटली को एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में पाते हैं, जर्मनी को एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में पाते हैं, और इटली भी हमें एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में दिखता है। और उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी वर्ल्ड मैप का एक हिस्सा बन चुका है। तो पहले नेशनलिज्म, फिर कंजर्वेटिज्म, फिर इंपीरियलिज्म और फिर यूनिफिकेशन यूरोप का होता रहा, और धीरे धीरे यूरोप जो है उसका वर्ल्ड का मैप चेंज हो गया, और यूरोप के लगभग जितने भी बड़े कंट्री थे उन सभी ने मिलकर अपना यूनिफिकेशन कर लिया, यूनियन बना लिया।